सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स में से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने यूटिलिटी एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। आज इस सेकंड पार्ट में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर वन कमोडिटी केस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर टू कमोडिटी के केस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, तब जाके हम वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अ सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी जब एक कंज्यूमर अपनी सारी इनकम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने में कंज्यूम कर रहा है और उसको सबसे हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिल रही है। टोटल 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। सिचुएशन 1 हो सकती है जिसमें एक कंज्यूमर का सेक्रीफाइस कम है और उसका गेन ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। सेकेंड सिचुएशन हमारे पास होती है जिसमें सेक्रीफाइस और गेन दोनों इक्वल होते हैं। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जब एक कंज्यूमर इक्वल गेन कर रहा है और इक्वल सेक्रीफाइस कर रहा है। ये ऐसी सिचुएशन है जो कंज्यूमर चेंज नहीं करना चाहता। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर मानता है कि मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो इसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और लास्ट थर्ड सिचुएशन होती है जिसमें सेक्रीफाइस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गेन, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर डेफिसिट। कंज्यूमर डेफिसिट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम पूरी सेक्रीफाइस कर रहा है, अपनी गिवन इनकम कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। सर आप यहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बोल रहे हो और यहां पर आप कह रहे हो इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मतलब पहली सिचुएशन वो ऑलरेडी अटेन कर चुका है, सरप्लस वाली सिचुएशन वो अटेन कर चुका है। सेकेंड सिचुएशन वो ऐसी पोजीशन पर आ चुका है जब उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और थर्ड सिचुएशन में कभी भी कोई कंज्यूमर नहीं जाना चाहेगा। यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये हमारे पास सिंपल सी एक सिचुएशन है। मैंने आपको टोटल यूटिलिटी ऑलरेडी डिफाइन कर दी हुई है, तो उसी को मैं ड्रॉ करने वाला हूं। तो ये पहली सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर को गेन हो रहा है, ये दूसरी सिचुएशन और ये थर्ड सिचुएशन। यहां पर मैं हाईलाइट करता हूं, यहां तक हमारी हो गई फर्स्ट सिचुएशन कंज्यूमर सरप्लस, मतलब इसमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ये हो गई सेकंड सिचुएशन जहां पर कंज्यूमर इक्वली सेटिस्फाइड है। और इसके बाद ये जो नीचे जा रही है ये हो गई थर्ड सिचुएशन जहां पर कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन नेगेटिव जा सकती है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है। तो इस हाईएस्ट पोजीशन को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे। यानी एक कंज्यूमर जहां तक जाने की इच्छा रखता है, एक कंज्यूमर जहां तक कंजम्पशन करने की इच्छा रखता है, जहां तक वो कंज्यूम करेगा, उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि उसका गेन ज्यादा हो और सेक्रीफाइस कम हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इट इज अ सिचुएशन इन विच सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू गेन। तो ये वो सिचुएशन है जिसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। इन शॉर्ट
It is a situation in which consumer is equally getting the gain and sacrifice. The amount of gain is equals to amount of sacrifice. It is a situation in which a consumer will consume up to that level. A consumer will continue to consume, मतलब इस लेवल तक एक कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को कंटिन्यू रखेगा, इसके बाद नहीं, क्योंकि इसके बाद तो उसकी जो कंजम्पशन है वो नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएंगी, सेटिस्फेक्शंस नेगेटिव में चली जाएंगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड करने के बाद अब हमें देखना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कौन सी चीजें, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जब आप मार्केट में प्रोडक्ट परचेज करने चाहते हो, जब आप पैसा कंज्यूम करने के बारे में सोचते हो, तो वो कौन सी चीजें हैं जो आप सोचते हो। सबसे पहली चीज मैं यहां पर हेडिंग लिख देता हूं, फैक्टर्स। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आएगा प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ऑब्वियसली जो भी प्राइस आप पे करना चाहते हो, अगर उस प्राइस पे वो प्रोडक्ट मिल रहा होगा तभी आप उसको परचेज कर पाओगे ना। तो प्राइस मस्ट है। सबसे पहले एक कंज्यूमर प्रोडक्ट का प्राइस चेक करता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर। और कंज्यूमर का बिहेवियर किससे इफेक्ट होता है? प्रोडक्ट के प्राइस से। तो सबसे पहली चीज जो एक कंज्यूमर चेक करेगा वो होगा प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कि कितने में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। सेकंड हमारे पास है सेटिस्फेक्शन, या फिर हम इसको कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। यानी एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद एक कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ये भी एक कंज्यूमर चेक करता है। क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट आपको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा तो आप उसको परचेज ही क्यों करोगे। तो सिंपल है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मार्केट में आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने गए, शूज परचेज करने गए, आपने उसको सैंपल एज अ वियर करके देखा, आपका मन नहीं माना, आपको वो कंफर्टेबल नहीं लगे, क्या फिर भी आप उसको परचेज करोगे? नहीं, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही इसलिए आप परचेज नहीं करोगे। सो प्राइस के बाद सेकंड पॉइंट जो एक कंज्यूमर अपने माइंड में लेके आता है प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले, वो होता है उस प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन लेवल। लास्ट हमारे पास आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी एक कंज्यूमर के लिए मनी की वैल्यू क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब वर्थ ऑफ अ मनी, वैल्यू ऑफ अ मनी। अब आपको पता होना चाहिए कि मनी की वैल्यू डिफरेंट पर्संस के लिए अलग होती है। कहने का मतलब ये नहीं कि 10 रुपए वाला जो नोट है वो मेरे लिए 10 रुपए का और आपके लिए वो 50 का हो जाएगा। है वो 10 का ही, उसकी वैल्यू 10 ही है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पर्सन उस वैल्यू को, उस मनी को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रिच पर्सन की, तो रिच पर्सन के लिए 10 रुपए मायने नहीं रखता। अगर उसका 10 रुपए का नोट खो जाए या गुम हो जाए तो वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, इतने में वो और पैसे कमा सकता है। तो एक रिच पर्सन के लिए हो सकता है 10 रुपए की वैल्यू 1 रुपए के बराबर हो। वहीं पर जो पुअर पर्सन है, जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं कर पा रहा, हो सकता है उसके लिए 10 रुपए का नोट 50 रुपए के बराबर हो, क्योंकि उसके पास तो 10 रुपए ही हैं, उसके पास और पैसा है ही नहीं कंज्यूम करने के लिए। सो जब एक कंज्यूमर मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाता है तो वो ये भी कंसीडर करता है कि मेरे लिए मनी की वैल्यू क्या है, क्या मैं इस मनी को सेक्रीफाइस करके प्रोडक्ट लूं, क्योंकि अगर सेक्रीफाइस कर दिया तो बाद में मेरे पास शायद पैसे ना हो। सो एक कंज्यूमर प्राइस भी देखता है, प्रोडक्ट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन भी देखता है और अपनी जेब में रखे हुए पैसे की वैल्यू भी चेक करता है, क्योंकि हो सकता है कि अभी उसको कोई और प्रियोर वर्क करना हो, कोई और इंपॉर्टेंट काम करना हो उस पैसे से, तो अभी वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। सो ये 3 चीजें ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, यानी इन शॉर्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। आगे जैसे कि मैंने बताया कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हमारे पास आता है सिंगल कमोडिटी केस,
और सेकंड हमारे पास आता है टू कमोडिटी केस। तो सिंगल कमोडिटी केस हो चाहे टू कमोडिटी केस हो, दोनों में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग सेम है और दोनों में ये तीनों फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब हम थोड़ा इसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सो चलिए, ये है हमारे पास स्लाइड, थोड़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और उसके फैक्टर्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके बाद हम वन और टू कमोडिटी दोनों ही केसेस को विद हेल्प ऑफ टेबल और डायग्राम अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? जैसे कि मैंने बताया, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है। मैक्सिमम का मतलब वो ऐसे टॉप मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुका है जिसको वो चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां तक उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। इसके बाद अगर वो आगे जाएगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी यानी चेंज इन सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पर देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन derived by the consumption of goods and services while spending their given income। जितनी भी इनकम है, सारी इनकम को स्पेंड करने के बाद कंज्यूमर को जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन चेंज करना नहीं चाहता, मतलब वो चाहता है कि मैं इसी सिचुएशन पे मेंटेन रहूं। आगे देखो, इन सिंपल वर्ड्स, it is a situation in which consumer regards his behavior as the best possible। कंज्यूमर इस बिहेवियर को, इस सिचुएशन को बेस्ट बिहेवियर कहता है, बिकॉज क्योंकि उसको इस सर्कमस्टांसेस में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अंडर द सर्कमस्टांसेस एंड फील नो नेसेसिटी टू चेंज द बिहेवियर एज लॉन्ग एज सर्कमस्टांसेस रिमेन्स अनचेंज्ड। वो इस बिहेवियर को चेंज भी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यहीं पर मिल रही है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसके ऊपर डिपेंड करता है? तीन चीजों के ऊपर, जैसे कि मैंने बताया, प्राइस ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो सबसे पहले प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, जिस प्राइस पे, जिस वैल्यू पे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी। The amount that needs to be sacrificed by the consumer for the consumption of goods and services। जो पैसा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, उसको हम प्राइस ऑफ कमोडिटी बोलेंगे। सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी का मतलब है सेटिस्फेक्शन दैट डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट। एक और यूनिट कंज्यूम करने पे आपके सेटिस्फेक्शन में चेंज कितना आएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने फिफ्थ चॉकलेट कंज्यूम की तो आपको सेटिस्फेक्शन मिली थी 100 की। अब आपने सिक्स्थ चॉकलेट कंज्यूम की तो आपको सेटिस्फेक्शन मिली 120 की। तो आपकी सेटिस्फेक्शन में चेंज कितना आया? 20। सो दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसका मतलब होता है वैल्यू और वर्थ ऑफ अ रुपी फॉर अ कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर के लिए ये प्रोडक्ट कितने का है वो नहीं, एक कंज्यूमर के लिए जो उसके पास पैसा है, जिसको वो सेक्रीफाइस करेगा, वो कितनी वैल्यू का है। मान लो प्रोडक्ट 10 रुपए का है, एक कंज्यूमर के पास 10 रुपए ही हैं, तो उसके लिए हो सकता है वो 10 रुपए 20 रुपए के बराबर हो। मतलब ऊपर वैल्यू तो 10 ही रहेगी, लेकिन जो उसकी इंटरनल फीलिंग्स है वो ये कह रही हैं कि ये जो 10 रुपए है, ये अगर मैंने सेक्रीफाइस कर दिए तो मेरे को लॉस हो जाएगा, ये मेरे को संभाल के रखने चाहिए। यानी वो इसको 20 रुपए का मान के चल रहा है। सो इसलिए हो सकता है कि वो इसको कंज्यूम ना करे प्रोडक्ट को, क्योंकि उसके लिए मनी वैल्यू ज्यादा है, पैसा संभालना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो पुअर है। सो एक रिच पर्सन के लिए मनी की वैल्यू लो होगी, एक पुअर पर्सन के लिए मनी की वैल्यू ज्यादा होगी। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम एज्यूम करेंगे कांस्टेंट है, रिच के लिए भी पुअर के लिए भी। वन कमोडिटी केस में भी और टू कमोडिटी केस में भी, दोनों में हम एज्यूम करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अभी मैंने बताया ना, जब आपका सेक्रीफाइस और गेन इक्वल होगा तब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहलाएगी। तो ये देखो, ये आपके पास है दोनों सिचुएशंस। जो आप पैसा सेक्रीफाइस कर रहे हो वो यहां पर आ जाएगा, सेक्रीफाइस, और ये आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, ये आपका होता है सेटिस्फेक्शन या फिर कह लो गेन। So when gain is equals to sacrifice, when satisfaction is equals to sacrifice, तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो सबसे पहले हम वन कमोडिटी केस को स्टार्ट कर रहे हैं। वन कमोडिटी के केस में ये आपकी कंडीशन है, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कब अटेन करेगा, जब उसका सेक्रीफाइस और गेन इक्वल होगा। तो ये हमारे पास गेन है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो एक्स का मतलब क्या है, हमने कमोडिटी को नाम दे दिया, ए बी सी डी आप कोई भी नाम दे सकते हो, है ना, हमने एक्स दिया है। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यहां पर इसकी डिवीजन को हम कहते हैं गेन या सेटिस्फेक्शन, और इसको हम कहते हैं सेक्रीफाइस। सो जहां पर ये कंडीशन अटेन हो गई उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो चलिए इसको अब हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं टेबल और डायग्राम की हेल्प से। लेट एज्यूम द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 4। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो 4 है। प्राइस ऑफ कमोडिटी इज 4, प्रोडक्ट का प्राइस भी 4 है। तो बताओ इस सिचुएशन में, इस टेबल में, इस शेड्यूल में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां अटेन होगा। तो सिंपल है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन अब आपको याद हो चुका है। क्या है कंडीशन, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो हमारी 4 है ही है। अब हमें सिर्फ डिवाइड करके यहां पर अपनी सेटिस्फेक्शन कैलकुलेट करनी है, या फिर कह लीजिए गेन। सेक्रीफाइस तो हमें पता है कि हम 4 रुपए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 4 है। गेन कितना हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले 20 डिवाइडेड बाय 4, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम यहां पर, ध्यान से देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी। सो 20 डिवाइड बाय 4 ये आ जाएगा 5। देन 18 डिवाइडेड बाय 4 4.5। देन ऐसे 16 डिवाइड बाय 4 4, 10 डिवाइड बाय 4 2.5, देन 0, और इसके बाद तो नेगेटिव आ जाएगा -1.2 समथिंग। अब इसमें से कंज्यूमर सरप्लस सिचुएशन कौन सी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सा है, और कंज्यूमर डेफिसिट कौन सा है। सिंपल है, जहां पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इसके इक्वल है, आप देख सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है 4, एंड आपका जो रेशियो है वो भी 4 यहां पर, यानी ये वो सिचुएशन है जहां पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है। इससे पहले आपकी सेटिस्फेक्शन ज्यादा थी एज कंपेयर टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सेक्रीफाइस। तो ये आपका सेक्रीफाइस हो गया 4, गेन कितना हुआ आपको 5, 4.5 ज्यादा है गेन, मतलब आप कंज्यूमर सरप्लस पे हो। और इसके बाद इस सिचुएशन में आपका जो गेन है वो कम है और सेक्रीफाइस ज्यादा है, आप पैसा ज्यादा दे रहे हो लेकिन बेनिफिट कम मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर डेफिसिट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अटेन हुआ, 3 यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद। अब इसी टेबल और डायग्राम को, इसी टेबल को अगर हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। एग्जाम में आपको डायग्राम नंबर्स के साथ नहीं प्रिपेयर करना है, यानी आपको यहां पर 1 2 3 1 2 3 या कोई भी नंबर नहीं लिखना है, गलती हो जाती है।
बिना नंबर के एग्जैक्ट ऐसे देख के डायग्राम बना दो तो भी मार्क्स मिलेंगे। करना क्या है इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, ये हमारी हो गई y एक्सेस, ये हमारे पास हो गया x एक्सेस। आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कांस्टेंट है ना 4, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्योंकि आपका प्राइस जो है वो 4 है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी 4 है, तो दोनों की एक ही लाइन है ये 4 स्ट्रेट लाइन। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी क्या है, वो डिक्रीजिंग है ना 20, 18, 16, 10, 0, 5, तो इसको डिक्रीजिंग स्लोप में बना दो, यहां से स्टार्ट करो और डायरेक्ट नीचे लेके आ जाओ। जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये वो सिचुएशन है जहां पर आपका सेटिस्फेक्शन और सेक्रीफाइस दोनों इक्वल हैं। एग्जाम में आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जो मैंने कंडीशन बताई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और अगर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हो इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, क्योंकि प्राइस जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो वो आपका सेक्रीफाइस है और प्राइस सेक्रीफाइस करने पे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो आपका गेन। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, इस फॉर्मूला में हमने ऐसे ही लिखा हुआ है। इसके बाद ये जो सिचुएशन है आपके पास, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जो भी सिचुएशन है इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस, इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और नीचे इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर डेफिसिट। तो सिंपल, नंबर्स नहीं लगाने आपने, बिना नंबर के डायरेक्ट बस इसको अप्लाई कर देना, आपका डायग्राम सही माना जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर 2 कमोडिटी केस। एग्जाम में अगर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर 1 कमोडिटी केस आता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे। देखो सिंपल है, इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको बताना होगा मीनिंग, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। इतना बताने के बाद आपको बताना होगा फैक्टर्स जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। 3 फैक्टर हैं, प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसके बाद आपको क्या बताना है, कंडीशन, जो मैंने अभी बताई। क्या है कंडीशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। कंडीशन बताने के बाद आपको ड्रॉ करना है टेबल और टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको ड्रॉ करना है डायग्राम। सो चाहे 1 कमोडिटी केस आए चाहे 2 कमोडिटी केस आए, दोनों में आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। सो 2 कमोडिटी केस में सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग सेम जो अभी हमने 1 कमोडिटी के केस में बताया, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेम जो हमने 1 कमोडिटी के केस में बताया, कंडीशन भी सेम है, बस कंडीशन में ना थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज पता क्या है, ध्यान से समझना। चेंज सिर्फ इतना है कि जब हम 1 कमोडिटी केस की बात करते हैं तब हमारे पास एक ही कमोडिटी होती है, एक कंज्यूमर अपनी सारी इनकम एक प्रोडक्ट को परचेज करने में ही लगा रहा है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, एक कंज्यूमर अपनी इनकम को डिफरेंट प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने के लिए भी यूज करता है। तो लेट्स से एक कंज्यूमर 1 नहीं 2 कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इज इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो पहले क्या था, आपका ये नहीं आता था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई नहीं आता था, डायरेक्टली ये और ये फॉर्मूला था।
लेकिन अब हमारे पास ये दोनों आएंगे। जो सेटिस्फेक्शन हमें एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करने से मिल रही है, उतनी ही सेटिस्फेक्शन अगर हमें वाई कमोडिटी को कंज्यूम करने से मिले और उतना ही हमारा सेक्रीफाइस भी हो, तो उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर टू कमोडिटी केस। तो फॉर्मूला भी तो सेम है, कंडीशन भी तो सेम है, बस यहां पर आपको एक और एलिमेंट ऐड करना है। टेबल और डायग्राम थोड़ा अलग है क्योंकि यहां पर टू कमोडिटीज हैं, तो दो कमोडिटीज की दो सेटिस्फेक्शंस, दो प्राइसेस, दोनों डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये एक कंडीशन चेक कर लीजिए जो मैंने अभी आपको बताई थी। MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X, PX मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी X, MUY मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y, प्राइस ऑफ Y, और लास्ट में ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब क्योंकि यहां पर हमारे पास टू कमोडिटीज हैं, तो टू कमोडिटीज की हमारे पास टू मार्जिनल यूटिलिटी भी आनी चाहिए। तो पिछली जो मार्जिनल यूटिलिटी है आप उसको वन कमोडिटी केस के लिए याद कर लो, ये जो है ये आप टू कमोडिटीज के लिए याद कर लो। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसी टेबल को याद कर लो क्योंकि ये टेबल इजी भी है और आपका आंसर भी इससे आ जाएगा। तो सबसे पहले मान लो एक कंज्यूमर की टोटल इनकम है 88 रुपीज। दो कमोडिटीज एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, कमोडिटी X एंड Y, और दोनों का प्राइस 8 रुपीज है। तो सबसे पहले मेरे को यह बताओ, अगर आपकी इनकम 88 रुपीज है और मार्केट में प्रोडक्ट 8 रुपीज का मिलता है तो आप कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हो? सिंपल है, 88 रुपीज आपकी इनकम है, 8 रुपीज का प्रोडक्ट है, तो आप 11 यूनिट्स कंज्यूम करोगे ना, तो आपके सारे पैसे कंज्यूम हो जाएंगे। तो मान लो एक कंज्यूमर कमोडिटी X और कमोडिटी Y दोनों को कंज्यूम करता है, दोनों से हमें यह सेटिस्फेक्शन मिलती है। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेटिस्फेक्शन। कैसे कैलकुलेट होगी? जब हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X को डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ X के साथ। ऐसे ही हमें यहां पर कैलकुलेट करना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y को प्राइस ऑफ Y के साथ, जैसे हमने पहले डिवाइड किया था। तो यहां पर प्राइस कितना है? 8, तो डिवाइड करते हैं, 88 डिवाइडेड बाय 8, 11। अब इसको याद करना आसान है, 8 का टेबल ऑपोजिट उल्टा शुरू कर दो। 88, 80 को निकाल दो, देन 72, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8। तो ये पूरा 8 का टेबल है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। सो इन सारी वैल्यूज को हमने 8 से डिवाइड किया। अब ऐसे इसको अगर याद करना है तो 4 का टेबल रिवर्स कर दो, लेकिन कुछ वैल्यूज बीच में से मिसिंग है। जैसे इसमें 80 मिसिंग था, इसमें 40, 36, इसके बाद 32 और 28 मिसिंग है, देन 24, 20, 16, 12, 8, 4। तो 4 का टेबल ऑपोजिट, तो क्या आ जाएगा? 5, सॉरी 8 से डिवाइड करना है ना, तो हाँ 40 डिवाइड बाय 8 5, देन 36 डिवाइड बाय 8 4.5। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं साथ में, 24 डिवाइडेड बाय 8 3, then next 20 divided by 8 2.5, then 2, then 1.5 1, 0.5 और लास्ट में तो दो जीरोस ही हैं। तो अब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ एक्स एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ वाई दोनों आ चुकी है। यहां पर सर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नहीं बताया, तो मैं लिख देता हूं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इस क्वेश्चन में 3 है, वी एज्यूम इट एज 3। जहां पर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी,
कौन सी कंडीशन? जहां पर ये टर्म इसके इक्वल होगी और ये टर्म इसके इक्वल होगी, वहां पर हमारा आंसर आ जाएगा, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो ये कितना है 3, तो इनकी वैल्यू भी 3 ही आनी चाहिए। तो चेक करते हैं। अब देखो यहां पर आपको ना कंपैरिजन करना है एक्स और वाई के बीच में, यानी पहले कौन सी कमोडिटी परचेज की जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो 11 वर्सेस 5। जब एक रैशनल कंज्यूमर है, मान लो आप रैशनल कंज्यूमर हो, आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक वो जिसकी कंजम्पशन से आपको 11 की सेटिस्फेक्शन मिलती है और एक वो जिसकी कंजम्पशन से आपको 5 की सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो आप किसको कंज्यूम करोगे? 11 वाली को ना। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट यूनिट किसकी कंज्यूम की? एक्स कमोडिटी की। टोटल यूनिट्स आपने कितनी कंज्यूम करनी है? 11 यूनिट्स आपने कंज्यूम करनी है। ये देखो हमने यहां पर कैलकुलेशन की, तो पहली यूनिट कंज्यूम हो गई। अब सेकेंड यूनिट की बारी। सेकेंड यूनिट में आपको ध्यान देना है कि आपने कंपैरिजन 9 और 5 के बीच में करना है। सर 9 और 5 के बीच में क्यों? 9 और 4.5 के बीच में क्यों नहीं? आमने सामने क्यों नहीं? क्योंकि देखो सिंपल रीजन है, आपने अभी इसको कंज्यूम ही नहीं किया। तो जब तक आप एक बार इसको कंज्यूम नहीं कर लेते तब तक ये इसी के साथ कंपेयर होगा। तो 9 वर्सेस 5, ऑब्वियसली 9 की सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। सेकेंड 8 वर्सेस 5, अगेन 8, थर्ड यूनिट आपने इसको कंज्यूम किया। 7 वर्सेस 5, अगेन 7। 6 वर्सेस 5, अगेन 6। तो 5 यूनिट्स आप कंज्यूम कर चुके हो और सारी की सारी आपने एक्स को ही कंज्यूम किया है क्योंकि उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। अब अगर हम कंपेयर करें एक्स और वाई को, तो ये भी 5, ये भी 5। अब किसको कंज्यूम करें? सर किसी को भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? कि फर्क पैंदा है, किसी को भी कंज्यूम कर लो, दोनों में 5 है। ऐसा नहीं है, आपको देखना है कि आपने वाई को एक भी बार कंज्यूम नहीं किया। बिकॉज आपने एक भी बार कंज्यूम नहीं किया तो पहली प्रायोरिटी आप वाई को दो। तो 6th नंबर पे आप इसको कंज्यूम करोगे। अब आप कंपेयर करो 4.5 को 5 के साथ। अब आपने 5 कंज्यूम कर लिया ना, तो ये कंपैरिजन की लिस्ट में से बाहर हो चुका है। तो दोनों में से कौन सा, 5 या 4.5? ऑब्वियसली 5। तो 7th यूनिट। अब 8th यूनिट 4 और 4.5, ऑब्वियसली 4.5। देन 3 वर्सेस 4, ऑब्वियसली 4। तो 9th यूनिट आप इसको कंज्यूम करोगे। देन 3 और 3, अब यहां पर अगेन टाई हो गया, किसको कंज्यूम करोगे? एक्स को तो आपने पहले ही बहुत बार कंज्यूम कर लिया है, क्यों ना वाई को ट्राई किया जाए। एज अ रैशनल कंज्यूमर आप वाई को ट्राई करोगे। सो 10th और लास्ट में 2.5 और 3। सो 11th यूनिट लास्ट यूनिट है आपकी कंज्यूम करने की। इसके बाद आपके पास पैसा नहीं बचा, तो 11th यूनिट आपने एक्स की कंज्यूम की। तो अब देखो कि आपका 3 आ रहा है। लास्ट यूनिट जो आपने कंज्यूम की उसमें 3 आ रहा है। यस, यहां भी 3 है और यहां पर भी 3 है। तो आपका ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी। सो अगर आपको इसके ऊपर कमेंट करना है तो आप कहोगे a consumer will attain consumer equilibrium under two commodities when he or she is consuming 8 units of commodity X and 3 units of Y। आप देख लो, आपने 8 यूनिट्स किसकी कंज्यूम की हैं? X की, और 3 यूनिट्स किसकी कंज्यूम की हैं? Y की। सो टोटल यूनिट्स आपने कितनी कंज्यूम की? 11। अब जब हम इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपल है। जब आप एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते थे तो आपका डायग्राम होता था कुछ इस तरह। दोबारा से ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन। आपका डायग्राम होता था कुछ इस तरह, है ना? ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। लेकिन अब आपको इसी लाइन के साथ एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हो जाएगा x गुड्स के लिए, ये हो जाएगा y गुड्स के लिए। यहां पर हम लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और यहां पर हम लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। नंबर्स आपने नहीं लिखने हैं, 1 2 3 1 2 3 नहीं लिखने हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी की हमने 8 यूनिट्स कंज्यूम की हैं और इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे नीचे को जा रही है। सिमिलरली y की हमने 3 यूनिट्स कंज्यूम की हैं और इसकी यूटिलिटी ऐसे नीचे को जा रही है। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं
वहीं पर हमारा क्या आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये मैंने एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया है। नंबर्स के साथ अगर रिकॉर्ड करोगे तो डायग्राम बनाना एग्जाम में बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए ऐसे कर लो सिंपल। ये एक्स कमोडिटीज के लिए हो गया, ये वाई कमोडिटीज के लिए हो गया, ये मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की हो गई, ये वाई की हो गई, जहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया वो हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मैंने साइड पे बनाया क्योंकि मेरे को पता है कि 8 यूनिट्स एक्स की और 3 यूनिट्स वाई की हैं। अगर आप इसको सेंटर में भी लोकेट कर देते हो तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा। सो अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो एक्स की गुड्स रिप्रेजेंट हो रही हैं, अगर राइट से लेफ्ट जाते हो तो वाई की गुड्स रिप्रेजेंट हो रही हैं क्वांटिटी वाइज। तो बस ये डायग्राम आप रफ में बना लो, आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिए।